हेलो दोस्तों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी एसटेट 2020 जो शनिवार और एतवार को होने वाला है, उसके प्रीवियस पेपरों की क्लासेस चल रही हैं। ये दूसरी क्लास है इसकी। 16 नवंबर 2019 में एसटेट हुआ था। उसमें क्वेश्चन आया था क्रिया से संबंधित, और क्रिया से संबंधित जो क्वेश्चन आया था वो एक किस्म से ये लगा लीजिए पूरी क्रिया का, जो कि आपकी किताब में नहीं मिलता। ये क्वेश्चन क्या था कि क्रिया के संबंध में असंगत कथन छांटिए। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह का प्रयोग होता है। गौण कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है, क्रिया से दूर होता है। इसमें इन्होंने ये बात कही। दूसरा कह रहा है वो, यदि वाक्य में दो कर्म हो, यदि वाक्य के अंदर दो कर्म हो तो क्रिया से किससे किसे, क्रिया से किसे और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। क्या ये सही है, क्या गलत है, आगे देखेंगे हम। जिन्हें कर्म की अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप खुद देखिए कितना डीप पूछा हुआ इन्होंने। सिर्फ जो हम स्कूल लेवल पे हम पढ़ते हैं या जो बुक्स लेके आते हैं उनमें ये नहीं है। उनमें क्रिया, किसी कार्य के होने को क्रिया बोलते हैं, इस तरह की डेफिनेशन तो आ ही नहीं रही है ना। इतना कुछ है पूर्ण आ गया। अब आगे देखिए, उड़ना, आना, तैरना गत्यार्थ अकर्मक क्रिया है। अब ये क्या चीज है, वही ना। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग अगर शेयर करोगे, देखोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गौण कर्म क्या होता है, तभी हम आंसर दे सकते हैं। और मुख्य कर्म क्या होता है, गौण कर्म क्या होता है। तो मुख्य कर्म पूछ लिया, गौण कर्म का पूछ लिया, कैसे है। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द, विकारी शब्द मैंने पिछली कक्षा में जो हुआ ही थी उसमें आपको बताया था, विकार, विकारी शब्द और विकारक। ठीक है, तो क्रिया जो है विकारी शब्द है, जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष सबसे ज्यादा जो है ये कारक के अनुसार नहीं चेंज होती और सब के अनुसार चेंज होते, लिंग के अनुसार भी, वचन के अनुसार भी, विशेषण के अनुसार भी, काल के अनुसार भी, और वाच्य और साथ में पुरुष। ठीक है, कारक को छोड़ के सबसे ज्यादा जो विकार उत्पन्न होता है वो क्रिया में ही होता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आए तो आपने ये भी याद रखना है, जो चेंज हो जाते हैं, जाता है, जाती है, जाया जाता है, इस तरह से ये विकार उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, जिस विकारी शब्द से किसी पदार्थ, किसी पदार्थ कोई भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, ठीक है, लकड़ी, इस तरह से कुछ भी, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ कहने अथवा करने का विधान किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी कार्य के होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। इस तरह की डेफिनेशन तो आ ही नहीं रही है। अब खुद देखिए इस वाक्य में क्या है, जो डेफिनेशन है ये आप लिख लीजिए। जिस विकारी शब्द से क्रिया किसी पदार्थ, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ कहने अथवा करने का विधान किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, जो ये प्रश्न है इसी से दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि अगर मैं सीधा बताऊंगा ना आंसर तो समझ आएगा नहीं। तो कम से कम हमारे पास क्या है कि टाइम एक तो कम है, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। दूसरा क्या है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूँ, जिससे आप कि ना क्वेश्चन को सोल्व करने के नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि जिनका हिंदी विषय नहीं है, हिंदी विषय वालों को भी नहीं आ पाता ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पूछते हैं, बहुत हाई लेवल पे पूछते हैं। तो आप देखिए, कर्म के आधार पर वाक्य के दो, क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूजन बनी रहती है कि भी क्या है। अब आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, सकर्मक के भी पूछे तो दो भेद हैं, एक कर्मक और दो द्विकर्मक। अब ये जो द्विकर्मक के पूछे हुए इन्होंने। ठीक है, फिर आ जाता है जैसे अकर्मक। अकर्मक के भी आगे फिर दो भेद हैं। ये पूछा कर्मक कितने भेद है, दो। सकर्मक के कितने हैं, दो। अकर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो। ठीक है, फिर जो अकर्मक है उसमें
पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, ये देखो ना यहाँ पूछा है ना, अकर्मक, गत्यार्थ अकर्मक, ये क्या चीज है ये नहीं समझ आता। अब इसमें देखिए पूर्ण अकर्मक के फिर आगे दो भेद है। ये है स्थिति, इसको हम बोल सकते हैं जो स्थिर है, ठीक है, पूर्ण अकर्मक और गत्यार्थ जो कि गति में है। अब जो इन्होंने, मैं इससे अब आपको यही बता देता हूं, यहीं से इन्होंने जो ये क्वेश्चन पूछा यहां से, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, गत्यार्थ गत्यार्थ, ये किसका, पूर्ण अकर्मक का जो दो भाग है उसके इस वाले भाग से क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस बार क्या हो सकता है, इस बार ये भी तो हो सकता है ना, जो स्थित्यार्थ जो स्थित है उससे पूछ ले, इस तरह कोई उदाहरण देगा और कहेगा क्या ये इस क्रिया का है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे भी ये क्या चक्कर है क्या नहीं है, क्यों हम पढ़ते हैं सिर्फ क्रिया, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, सकर्मक अकर्मक, जय माता दी, बात खत्म, उसके अलावा हम पढ़ते ही नहीं, क्यों बुक्स में भी नहीं और समझ भी नहीं आता भी, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब मैंने आपको सीधे सीधे यहाँ पे बता दिया कि कर्म के आधार पर बताया, कर्म के आधार पर सकर्मक होता है और अकर्मक होता है, और सकर्मक के भी दो भेद हैं, एक एक कर्मक जिसमें एक क्रिया और एक कर्म होता है, जिसमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक, इसमें पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। और इसके भी जो पूछ ले, पूर्ण अकर्मक के भी दो भेद हैं, स्थित और गत्यार्थ, कैसे होते हैं देखिए। अब आपने ये तो समझ लिया, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्रिया में कैसे पहचानना है वाक्य में कि सकर्मक है या अकर्मक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह नोट कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं यही बता देता हूं थोड़ा सा इसको करके, यहां देखिए आप, जब क्रिया के साथ सकर्मक कर्म की कैसे पहचान करेंगे, जब सकर्मक क्रिया वो होती है जिसका जो क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, कर्म और क्रिया, ठीक है, तो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक, ठीक है। उसमें मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको ज्यादा डेफिनेशन ज्यादा आपको उदाहरण समझ आएगा। अगर क्रिया के साथ, अगर क्रिया के साथ, क्रिया के साथ अगर हम कौन कौन इस शब्द का प्रयोग करें, कौन शब्द का प्रयोग करें तो सकर्मक, तो उससे क्या हमें पता लगेगा, कर्ता का पता लगेगा, भी कर्ता है, ठीक है। अगर क्रिया के साथ हम कौन रख के प्रश्न करते हैं और उत्तर आता है तो वो कर्ता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको, किसको, क्रिया के साथ अगर हम क्या, किसे या किसको रखकर प्रश्न करते हैं तो वो जो उत्तर आता है वो आता है कर्म का। अब जैसे इन्होंने पूछा ना कि किसी या किसको प्रश्न करने पे उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है, ठीक है। तो ये तो इसका तो आंसर ये है, यह संगत है, ये क्यों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्या अगर हम क्रिया के साथ क्या रख के प्रश्न करते हैं तो वो कर्म आता है, और कौन रख के आता है तो वो क्या आता है, वो कर्ता आता है। और जहां कर्ता आ रहा है तो समझ लो क्या क्रिया, जहां कर्ता और कर्म दोनों आ रहे हैं समझ लो सकर्मक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। अब यहां देखिए मैंने दो उदाहरण लिखे हैं, इससे आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व होगा और साथ में जो क्रिया के सकर्मक कर्मक के वो भी। अब देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अब मैंने आपको बताया था अगर हम क्रिया पढ़ाता है, क्रिया क्या है, पढ़ाता है, पढ़ाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कौन पढ़ाता है, कौन, तो अध्यापक आया उत्तर, अध्यापक, अध्यापक पढ़ाता है, ठीक है, तो ये कर्ता हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसी के साथ ये बात करूं, अध्यापक क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, या हम ये कह सकते हैं क्या पढ़ाता है या किसे पढ़ाता है, ठीक है, किसे, तो क्या आएगा, छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है तो पुस्तक आ जाए क्या। तो मैंने आपको वही बताया कि अगर
क्या किसे से क्रिया के साथ लगाने पर उत्तर मिलता है तो क्या रहता है, वो कर्म रहता है। तो ये क्या हुआ, सकर्मक। और सकर्मक का भी कौन सा भाग है, एक सकर्मक का भी एक कर्म, एक सकर्मक, जो मैंने आपको बताया था, तो ये वो है। द्विकर्मक कौन सा है, देखिए द्विकर्मक का उदाहरण देखिए, जिसमें दो कर्म होते हैं। अध्यापक ने शिष्यों को पुस्तक दी, अध्यापक ने शिष्यों को पुस्तक दी। अब आप यहां देखिए, जो दी है, दी के साथ अगर हम क्या दी, क्या दी, क्या दी, पुस्तक। अब आपने यहां ये देखना है, क्या दी, पुस्तक दी। किसे दी, शिष्यों को दी। क्या किसे, दोनों शब्द आ गए ना, क्या किसे, दोनों शब्द आ गए, तो ये दोनों क्या कर्म है। अब हमें ये पहचानना है कि इसमें मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, क्योंकि इसमें दो कर्म आए हैं। क्योंकि यहां पूछा ना, गौण कर्म पूछा है और साथ में आपसे क्या पूछा है, मुख्य कर्म, दो चीजें पूछी हैं। अब यहां पे गौण कर्म मुख्य कर्म कैसे पहचानेंगे, क्या और किसे करने से हमें उत्तर तो मिल रहा है, कर्म ये है। अब ये देखिए, शिष्य क्या है, पुस्तक कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, अध्यापक दे रहा है। तो कौन आ रहा है, तो कौन को उत्तर मिल रहा है, कौन दे रहा है, अध्यापक। तो ये हो गया कर्ता अपना, ये तो अपना कर्ता हो गया। और साथ में किसे दी, शिष्यों को दी, ये कर्म हो गया, ठीक है। फिर क्या दी, पुस्तक दी, ये भी कर्म हो गया। यहां उत्तर मिल रहा है क्या करने से, और यहां उत्तर मिल रहा है किसे, ठीक है, किसे, किसको, किसको। आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा, देखो कैसे होगा, क्या किसे किसको। अब आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें क्या, गौण कर्म के साथ सदैव, देखो आपके ही एस्टेड में ये उत्तर दे दिया, गौण कर्म कर्म के साथ सदैव को चिन्ह का प्रयोग होता है। अब यहां देखिए, इस वाक्य में अध्यापक ने शिष्य को पुस्तक दी, तो को शब्द किसके साथ आ रहा है, शिष्यों के साथ आ रहा है। तो जब ये को शब्द शिष्यों के साथ आ रहा है और यहां लिखा हुआ है गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह का प्रयोग होता है, तो समझ लो ये क्या है, मुख्य कर्म। ये क्या है, गौण कर्म, ठीक है, मुख्य कर्म नहीं, ये गौण कर्म। और क्रिया से दूर है, देखो यहां दी क्रिया यहां है और ये यहां पे है, तो ये इससे दूर है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। देखो हिंदी बिल्कुल मैथ की तरह रहती है, ऐसा नहीं है कि भी रट्टा चढ़ाया काम से, सीधा लॉजिकल बन रहा है। देखो इन्होंने कोटेशन दी और साथ में हमारा सोल्व हो रहा है। शिष्यों से दूर, शिष्य जो गौण कर्म है वो किससे, क्रिया से दूर है और को प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसके साथ में एक और लाइन दूंगा क्योंकि अगली बार शायद वो आ सकती है। और या आप ये देखिए, पुस्तक और शिष्य में क्या फर्क है। पुस्तक और शिष्य में फर्क ये है कि जो शिष्य है वो संजीव है, संजीव वस्तु है, संजीव वस्तु पदार्थ, ठीक है। और जो पुस्तक है वो निर्जीव है, एक ये आ जाता है निर्जीव, ठीक है, ये क्या है, निर्जीव है, ठीक है। जो पुस्तक है वो क्रिया के पास है, एक कोटेशन ये बन गई, जो मुख्य कर्म होगा वो क्या होगा, क्रिया के पास होगा, मुख्य कर्म क्रिया के पास होगा, ठीक है। और क्या, क्रिया के साथ क्या करने पर जो उत्तर आएगा वो कौन सा कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा, ठीक है। और साथ में क्या बना, किसी या किसको करने पे जो उत्तर आएगा वो कौन सा होगा, वो गौण कर्म होगा। और साथ में उसके को विभक्ति का प्रयोग होगा, विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। और ये जो गौण कर्म होता है वो संजीव होता है, ठीक है। जो प्राणी जगत होता है, पदार्थ जो संजीव है उनके साथ प्रयोग होगा। और जो निर्जीव वस्तु है वो क्या होती है, मुख्य कर्म में आएंगी, द्विकर्मक में। यहाँ पे सिर्फ द्विकर्मक का बता रहा हूं मैं आपको, तो आपको अब यहां समझ आ गया होगा, ये हमारा ठीक हो गया इस हिसाब से, ये कोटेशन सही है। पर यदि वाक्य में दो कर्म है, जैसे यहां पे दो कर्म है, तो क्रिया से किसी या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो मुख्य कर्म होता है, नहीं। यहां पे आपने ये लिखना है, क्या करने पर, क्या कर्म हो और क्रिया पर क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो मुख्य कर्म होता है, क्या, ठीक है। और साथ में ये क्या होता है, जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है, जैसे पुस्तक है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दादी ने बच्चों को रोटी खिलाई। अब खिलाई के साथ क्या है, रोटी है, वो क्या है, निर्जीव। और बच्चों को आ गया और साथ में बच्चे क्या, संजीव। तो ये हो गया हमारा
कर्म का जो सिद्धांत था, एक कर्म को द्विकर्मक का, ठीक है। उसके बाद तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, असंगत है, इसका आंसर ये होना था इस वजह से क्योंकि यहाँ क्या आना था। आगे देखिए, जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती वो पूर्ण सकर्मक होते हैं। अब आप देखिए पूर्ण सकर्मक क्या होता है। पूर्ण सकर्मक जिन्हें पूरक पूरक शब्द जैसे क्रिया संज्ञा शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उसे पूर्ण सकर्मक कहते हैं। देखिए इस उदाहरण में जैसे मैंने लिखा है कि जो सी वाला ऑप्शन है कि जिन्हें कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती उसे पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह कर्मक में भी रहता है और इसमें भी रहता है, पूर्ण और अपूर्ण। पूरक शब्द समझ लीजिए क्या होता है, जैसे राम श्याम को मानता है। अब इसमें हमें क्या पता, इस जो ये मानता है, जो क्रिया है, इसके लिए पूरक शब्द चाहिए हमें। पूरक शब्द क्या मानता है, अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मूर्ख मानता है, समझदार मानता है, ठीक है, बुद्धिमान मानता है। तो ये जो मूर्ख, बुद्धिमान, समझदार, ये क्या है, ये पूरक शब्द है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ये क्या है कि जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती तो वो पूर्ण होंगे, ठीक है ना, वो पूर्ण होंगे। और जिनको आवश्यकता होती है वो अपूर्ण, ठीक है। ये सकर्मक में अकर्मक में भी रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन में देखिए, आना, उड़ना, तैरना गत्यार्थ अकर्मक क्रिया है। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह क्रिया थी, अकर्मक में पूर्ण कर्मक, अपूर्ण कर्मक। वही पूर्ण वाले में ये होगा, उसमें पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपूर्ण में पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो उसके भी दो बताए थे, गत्यात्मक और स्थित्यात्मक। गत्यात्मक क्या है, देखिए इसमें आना, उड़ना, तैरना क्या, ये गति में है, ठीक है, गति में है। जैसे टहलना, टहल रहा है तो गति में है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब आप कहोगे उड़ना सर कैसे कर्मक, कुछ जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक ही रहती हैं। आप जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, भी कल्पना करके कुछ बना नहीं सकते, वो हमेशा अकर्मक ही रहती है। देखिए कैसे, राम सोता है, जैसे राम सोता है, राम सोता है, राम सोता है। अब आप देखिए क्या सोता है, प्रश्न हम करेंगे क्या सोता है, राम। राम क्या करने से, आप हमेशा याद रखना, क्या करने से कर्म, कर्म आता है। क्या जब हम क्रिया के साथ क्या का वो करेंगे तो कर्म, कर्म उत्तर आता है। पर सोता ये तो करता है, कौन सोता है, ये तो कौन का उत्तर है, राम जो है कौन का उत्तर है, ना कि क्या का। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्या सोता है, कुछ हम इमेजिन ही नहीं कर रहे, सो रहा है। अब आप देखिए सो रहा है ना, ये तो सो रहा है, क्या क्या स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं है, तो वो स्थिर, स्थिर अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सोना, बैठा, इस तरह के जो उदाहरण है, आपने ये सोचना है कि उसमें अगर गति नहीं है तो स्थिर अकर्मक क्रिया है, और जिसमें गति है, चलना, उड़ना, टहलना। अब जैसे पक्षी, एक और पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कौन सा शब्द है, कौन सा, उसका अकर्मक है ये। अब आप देखिए, आप कहोगे सर कैसे, अब इसका क्या उत्तर है, क्या उड़ते हैं, कहोगे आकाश में। आकाश तो ये, इसमें जब मैं को इस तरह के शब्द यूज होता है ना, मैं पर इस तरह के शब्द यूज होते हैं ना, विभक्तियां, तो ये अधिकरण शब्द हो जाता है। मैं या पर आ जाता, आकाश पर या इस तरह से, तो ये अधिकरण शब्द में आ जाते हैं। पर क्या उड़ते हैं, अब आप देखिए क्या उड़ेंगे, किस तरह उड़ेंगे, कोई तरीका थोड़े हो, तो उड़ते हैं। अब उड़ रहे हैं तो ये कौन सी गत्यात्मक क्रिया होगी, उड़ना भी गत्यात्मक क्रिया होगी। और पक्षी उड़ रहे हैं तो करता है, ये तो करता है, और इसमें कर्म तो कुछ है ही नहीं, तो क्या उड़ते हैं, ठीक है। जो आपने ये ध्यान रखना, जब आकाश में या पर आ जाए ना, तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहना, वो ये रहता है कि ये अधिकरण में चले जाएंगे। अधिकरण जो समास, अधिकरण जो हमारे पुरुष होते हैं उनमें चले जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि जो उड़ना, बैठना, तैरना, सोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया हैं, जिसमें हम कल्पना के आधार पर कुछ भी नहीं सोच सकते। अब इसमें मैं आपको, अब आगे देखिए, इसी में मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर एक और चीज है जिससे आप पहचान सकते हैं अकर्मक है सकर्मक है। अब जैसे मैंने कहा राम सोता है, ठीक है, ये उदाहरण से लेता है, राम सोता है। अब इसी उदाहरण से मैं आपको एक चीज और बताता हूं, राम सोता है। अब आप देखिए, अगर यहां पे होता है
माँ राम को सुलाती है, सुलाती है। ठीक है, एक ये वाक्य है, माँ रामू के द्वारा राम को सुलवाती है, सुलवाती है। अब आपने ये ध्यान रखना है। अब यहां से आपको जब ये दो वाक्य है प्रेरणार्थक क्रिया के, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, इसमें भी एक तो फर्स्ट होती है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। ठीक है, जहां भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी वो हमेशा सकर्मक होगी, ये हमेशा याद रखना। जहां काम किसी के द्वारा किया जाता है, इन्वॉल्व है उसमें, जैसे इस वाक्य में माँ राम को सुलवाती है, जैसे राम सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। पर जब माँ उस काम में भाग ले रही है, माँ भाग ले रही है, कोई और भाग ले रहा है, तो क्या होता है, जो जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, उसमें क्या रहता है, उसके अंदर जो करने वाला है वो भाग लेता है। जैसे कि माँ करने वाली है, राम को सुलवा रही है, तो आती है, इस तरह से। तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया, ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अब इसी का जो दूसरा भाग आता है, माँ रामू के द्वारा, वो खुद नहीं कर रही, डायरेक्शन दे रही है कि भाई जा रामू उसको सुलवा, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। माँ रामू के द्वारा राम को सुलवाते हैं, या श्याम राम से दूध निकलवाता है। ठीक है, राम श्याम से दूध निकलवाता है, तो जो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि वो उसमें भाग ले रहा है, तो वो पहली प्रेरणार्थक क्रिया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है कि वो भाग नहीं लेता, पर वो किसी के थ्रू उसको डायरेक्शन देके उसको क्या करता है, काम को पूरा करवाता है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और जो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, वो क्रिया हमेशा क्या रहती हैं, वो हमेशा सकर्मक रहती है। ये आपने ध्यान रखना, हमेशा सकर्मक बन जाएगी जब किसी के द्वारा, जैसे मैं आपको और उदाहरण देता हूं, जैसे कि उड़ना है, उड़ना क्या है, क्रिया अकर्मक है, उड़ाना, उड़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, सोना, सुलवाना, सुलाना। ठीक है, इस तरह। और जैसे उदाहरण है, जैसे जगना, जगने में कोई ना, जगाना, जगवाना भी। जो है, राम ने शाम को जगाया। ठीक है, दूसरे उदाहरण में क्या होगा, माँ राम के द्वारा शाम को जगवाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रेरणार्थक है। जब प्रेरणार्थक होगी वो क्या बन जाएगी, सकर्मक बन जाएगी, उसमें कर्म आ जाएगा। ठीक है, और जब वो नहीं होगी, जैसे सोना है, वो सिंपल अकर्मक रहेगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज ध्यान रखिए, इसमें ये प्रश्न भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, करवाने को तो बहुत है, इसमें तो कम से कम 4-5 घंटे क्लास चाहिए क्रिया के लिए, कम से कम। देखिए, एक ये भी आता है क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया। ये एक इनका शब्द है। अगर आपसे उदाहरण लेके पूछ ले, भी क्रिया में आता है, जैसे जीना एक कला है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अब यहाँ आप ये देखिए, जो जीना, जो ये क्रिया है, ये शुरू में आ रही है वाक्य के, और ये जो है क्रिया, ये मध्य में आ रही है। तो जब क्रिया वाक्य के आरंभ में आए, ठीक है, और या मध्य में आए, तो वहां पर संज्ञार्थक क्रिया रहती है। आपने ध्यान रखना बस। क्रियार्थक क्रिया और संज्ञार्थक क्रिया कब रहती है, जब वाक्य के शुरू में आए और मध्य में आए। अगर बाद में आते हैं तो नॉर्मल क्रिया रहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2-4 और बता देता हूँ। एक होते है पूर्वकालिक क्रिया, राम पढ़कर सो गया। अब इसमें पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक क्रिया पहले खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद। ठीक है, जैसे इसमें पढ़कर, उसने पहले पढ़ा फिर सोया, तो 2 क्रिया, पढ़कर फिर सो गया, इस तरह 2 क्रिया। एक होती है सजाती क्रिया, जो सेम होती है। जैसे भारत ने लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, भारत ने लड़ाइयां लड़ी, देखिए लड़ाई, ये सजातियां, लड़ाई, इस तरह ये जो एक मिलती जुलती होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय क्रिया। एक नाम धातु से देखिए, नाम का क्या अर्थ है यहाँ पे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरह। ठीक है, नाम धातु, यहाँ क्या होता है कि जो क्रिया होती है धातु में ना लगने से बनती है। ठीक है, और इसमें क्या, धातु का इस्तेमाल नहीं होता, क्रिया में धातु का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें संज्ञा
विशेषण सर्वनाम या अव्यय। अव्यय में प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे कि राधा बहुत तुतलाती है, ठीक है, तुतलाते, तुतलाना भाव हो गया, उससे क्या बन गई, आती, प्रत्यय लग गया तो तुतलाती है। इसे हत्या, हत्यालिया, फिल्माया, भिन भिना, ठीक, इस तरह जो है क्या है कि नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय इनके में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है और इसमें क्या है, धातुओं का प्रयोग नहीं होता। तो ये नाम धातु क्रिया होती है। एक संयोजी क्रिया होती है जिसमें जैसे कि जाता है, जा रहा था, इस तरह से संयोजी क्रिया है जो दो क्रियाओं के साथ जुड़ के आती है। और एक होती है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया में देखिए एक रंजक क्रिया होती है, रंजक क्रिया भी आ जाए आपके पास, रंजक क्रिया ये आ जाए आपके पास। तो इसमें आपने ये देखा रंजक क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि जो अर्थ होता है ना वो एक विशेष उसमें उठता है। जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए, यहां उठना एक सिंपल अर्थ में आता है। पर अगर ये प्रश्न आ जाए उदाहरण कि बरसात के मौसम को देखकर मेरा मन नाच उठा, अब यहां जो नाच उठा वो उठना अलग था, वो एक विशेषता ले आया। और जो यहां पे था कि हमें सुबह उठना चाहिए वो एक सिंपल था। तो जहां विशेषता लेके वो रंजक क्रिया बन जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। एक होती है सहायक क्रिया, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, इसी तरह ये होता है हूं, ये सहायक क्रिया होती है, ठीक है, ये आपने, ये सहायक क्रिया होती है। और ये जब तक मुख्य क्रिया नहीं होगी तब तक है, था, इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा ही नहीं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले कक्षा में, धन्यवाद।